मोनिका के पुराने बॉस, पर उस पर कभी आरोप साबित नहीं हो पाए। अब सिया को ये साफ होने लगा कि मामला कहीं ज्यादा पेचीदा है। सिया ने रवि के कमरे में चुपके से एक अलमारी खोली। वहां एक नीली डायरी थी, मोनिका की डायरी। उसमें लिखा था, रवि बहुत बदल गया है, या शायद मैं उसे अब समझ नहीं पाती, लेकिन अनिरुद्ध, वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है, कभी कभी डरावना भी लगता है। मैं उलझन में हूं। सिया को ये समझ आने लगा कि मोनिका सिर्फ एक टूटी हुई पत्नी नहीं थी, वो खुद भी किसी गहरे डर में जी रही थी। डायरी में एक और पन्ना था, अगर मुझसे कुछ हो जाए तो मेरी रिकॉर्डिंग्स कैफे के स्टोर रूम में हैं। सिया ने रवि को बिना बताए ब्लूबेल कैफे के स्टोर रूम की चाबी किसी तरह पा ली। वहां अंधेरा था, मगर एक कोने में पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था और उसमें एक कैसेट। कैसेट में मोनिका की आवाज थी। आज अनिरुद्ध फिर मेरे पीछे आया। वो मुझसे कहता है कि रवि तुम्हारे लायक नहीं। वो मुझे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाना चाहता था। मैंने मना किया तो धमकाया। मुझे डर है कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सिया का शरीर कांपने लगा। अब वो जान चुकी थी कि असली खतरा कौन हो सकता है। जैसे ही सिया स्टोर रूम से बाहर निकली, एक परछाई उसके पीछे थी। उसने जल्दी से रिकॉर्डिंग अपने बैग में रखी और बाहर भागी। सड़क पर पहुंची ही थी कि एक बाइक सवार ने उसे तेजी से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वो समय रहते बच गई। इंस्पेक्टर मौर्य ने कहा, अब बात खुलकर सामने लानी होगी। रवि को बुलाया गया। जब सिया ने रिकॉर्डिंग सुनाई, रवि की आंखें भर आईं। मैंने मोनिका को नहीं मारा, मैं सिर्फ इतना जानता था कि वो डरी हुई थी, लेकिन उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर मौर्य को अनिरुद्ध देसाई की कॉल रिकॉर्ड से एक नया सुराग मिला। मोनिका की मौत वाली रात को उसकी गाड़ी उस अपार्टमेंट के आसपास देखी गई थी। अनिरुद्ध को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया, हाँ, मैं मोनिका को चाहता था। मैंने रवि और उसे अलग करने की कोशिश की, पर उस रात वो खुद कूद गई। मैं रोक नहीं पाया। लेकिन तुमने हादसे को छुपाया क्यों? मौर्य ने पूछा। क्योंकि मैं डर गया था, मैं उसे बचा नहीं पाया। रवि को निर्दोष घोषित किया गया, लेकिन सिया की आंखों में अब भी वो डर था। क्या सब कुछ अब सच में खत्म हुआ है? अनिरुद्ध की गिरफ्तारी के बाद रवि पहली बार खुलकर रोया। मैंने मोनिका को खो दिया और खुद को भी। मैंने हमेशा खुद को दोषी माना, क्योंकि मैंने उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं की। सिया ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब भी वक्त है रवि, सच को स्वीकारना और आगे बढ़ना, यही सही रास्ता है। इंस्पेक्टर मौर्य ने कोर्ट में सबूत पेश किए, मोनिका की रिकॉर्डिंग, सिया की गवाही और कॉल रिकॉर्ड्स। केस को उकसावे से आत्महत्या की श्रेणी में लिया गया। रोहन अब बड़ा हो रहा था, लेकिन उस पर भी इन सब का असर हुआ था। उसने एक दिन रवि से पूछा, क्या आप मेरी मम्मी को दुखी करते थे? रवि झिझक गया, पर बोला, नहीं बेटा, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था, पर मैं उनकी मदद नहीं कर पाया जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहन ने सिर झुकाया और कहा, तो आप मम्मी की जगह मेरे दोस्त बन सकते हो। वो मासूम सवाल रवि के लिए सबसे बड़ा माफनामा था। अनिरुद्ध ने जेल से सिया को एक चिट्ठी भेजी। मैंने मोनिका से कभी सच्चा प्यार नहीं किया। वो सिर्फ एक आदत बन गई थी, एक जुनून। पर उसने मुझे ठुकरा दिया और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने उसे मजबूर किया, डराया, लेकिन नहीं सोचा था कि वो हमेशा के लिए चली जाएगी। इस कबूलनामे ने केस को मजबूत बना दिया। कोर्ट ने रवि को क्लीन चिट दी और अनिरुद्ध को दोषी करार दिया। कि 31 दिसंबर फिर से आया, साल का आखिरी दिन, पर इस बार एक नई शुरुआत का संदेश लिए। सिया, रवि और रोहन तीनों ब्लू बेल कैफे में बैठे थे। वही पुरानी जगह, पर अब रिश्ते नए थे। रवि ने सिया से कहा, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ झेला है,
मैं तुम्हारा भरोसा जीतना नहीं चाहता, बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, जब तक तुम चाहो। सिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ा दिया। रात के 12 बजे नए साल का जश्न शुरू हुआ। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी और सिया की आंखों में चमक लौट आई थी। उसने रवि से कहा, हम सबके अतीत में कुछ अधूरे पन्ने होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि नई किताबें नहीं लिखी जा सकती। रवि मुस्कराया। तो चलो एक नई कहानी शुरू करते हैं। नया साल शुरू हो चुका था, लेकिन कुछ पुराने जख्म अब भी सिया और रवि के दिल में बाकी थे। सिया ने मोनिका की डायरी के आखिरी पन्ने दोबारा पढ़े। अगर मेरे बाद कोई इस डायरी को पढ़े, तो मेरी एक ही इच्छा है, रवि को दोषी मत ठहराना। मैंने उसे छोड़ा नहीं, सिर्फ खुद से दूर किया, ताकि वो बचे। सिया ने ये पन्ना रवि को दिया। वो देर तक उसे देखता रहा और फिर बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। मैं मोनिका से माफी नहीं मांग सका, रवि बोला, पर शायद अब उसे शांति मिल सके। अब रवि, सिया और रोहन अक्सर साथ समय बिताने लगे थे। कभी पार्क में, कभी कैफे में, तो कभी घर में बैठकर कहानियां सुनते। रोहन ने एक दिन कहा, मम्मा, अगर मैं रवि अंकल को पापा बुला लूं, तो चलेगा? सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर। रवि की आंखें नम हो गईं। वो जानता था कि अब उसे सिर्फ माफी नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी मिली है। ब्लू बेल कैफे अब सिर्फ एक कॉफी की जगह नहीं रह गई थी। वहां अब एक छोटा सा लाइब्रेरी कॉर्नर भी था, जिसे सिया ने शुरू किया। रवि ने वहां एक पियानो रखा और रोहन बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। शहर की भीड़ से दूर ये कैफे अब उन 3 जिंदगियों का ठिकाना बन गया था, जो कभी बिखर चुकी थीं। लोग वहां आते, चाय पीते, किताब पढ़ते और कहते, ये जगह बहुत सुकून देती है, क्योंकि वहां केवल कॉफी नहीं, सुकून और सच्चाई की खुशबू भी होती थी। एक दिन जेल से खबर आई, अनिरुद्ध देसाई ने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर मौर्य ने सिया को बताया, उसने पीछे एक चिट्ठी छोड़ी है, जिसमें तुम्हारे लिए माफी है। सिया ने वो चिट्ठी पढ़ी, पर जलाने से पहले बस इतना कहा, अब मैं अतीत को और जगह नहीं दूंगी। वो मोनिका की कब्र पर फूल रखने गई। तुम्हारे हिस्से का सच्चा प्यार और न्याय दोनों अब तुम्हारे साथ हैं। अब चैन से सो। 3 महीने बाद सिया, रवि और रोहन एक छोटी सी छुट्टी पर पहाड़ों में गए। रात को अलाव के पास बैठे रवि ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि एक टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह मिल सकती है। सिया मुस्कराई। कभी सोचा नहीं था कि एक डर से भरी रात मुझे जिंदगी से फिर प्यार करा देगी। रोहन ने अपनी कॉमिक बुक बंद की और बोला, अब तो हम सब सुपर हीरो हैं, जो बुराई से लड़कर फिर से मुस्कराना सीख गए। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और जिंदगी अब अधूरी नहीं थी।